हेलो फ्रेंड्स, मैं वरिंदर अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान नॉलेज इज़ एवरीथिंग पर आज एक नए टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एज अ नेशन लेके आया हूँ। इससे पहले हमने पढ़ लिया था कि आज़ादी के समय किस तरह से टू नेशन थ्योरी का उपयोग किया गया और देश पर किस तरह से उसका प्रभाव पड़ा। उसके बाद हमने 565 देशी रियासतों के भारत में विलय के बारे में पढ़ा था एवं जो 4 मुख्य देशी रियासतें थी हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर एवं जम्मू एंड कश्मीर, उसके विलय के बारे में डिटेल में पढ़ा है और सारे फैक्ट्स को जाना है। आज हम फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एज अ नेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट पार्ट 10 है। और चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंडिया एज अ नेशन आफ्टर द मर्जर ऑफ ऑल प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क was to create a constitution for India because after the creation of constitution India would have been able to attain the status of sovereign state। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब हमने सभी देशी रियासतों को भारत में मिला लिया था, सभी देशी रियासतों का भारत में विलय हो गया था, उसके बाद भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था अपने देश के लिए एक संविधान बनाना, क्योंकि संविधान के प्राप्त होने से हमें एक संप्रभु राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है। एंड The Indian Constitution was adopted on 26 November 1949 by its Constituent Assembly, and on 26 January 1950, Constitution of India came into force. The original text of a constitution contained 395 articles, 22 parts, and 8 schedules. It took 2 years, 11 months, and 18 days. यहाँ बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो हमारा संविधान बना था उसको बनाने में हमें टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और जब ये संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसमें टोटल 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे। हमारे संविधान को 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अपनाया गया था और ये 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी के दिन ही हम सभी अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन बाउंड्री फ्रॉम 1951 to 1956। After the adoption of Indian Constitution, the Constitution of India categorized all states of India into 4 parts: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। कहने का मतलब यह है कि जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे देश में जैसे आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उस तरह कुछ नहीं था। उस समय पूरे भारत को 4 भागों में विभाजित किया गया था, एक पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए हैड 9 states and these were the former governor province of British India ruled by elected governor. Part A states were Assam province, Bihar province, Bombay province, Eastern Punjab province, Central province and Berar, Madras province, Odisha province, संयुक्त province एंड बंगाल प्रोविंस। यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो पार्ट ए था उसमें टोटल 9 स्टेट आते थे, 9 राज्य आते थे और उनके नाम मैंने आपको बता ही दिया, जिनमें असम, बिहार, बॉम्बे, पूर्वी पंजाब, मध्य प्रांत, बरार, मद्रास, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और बंगाल प्रांत। संयुक्त प्रांत मतलब जिसे आज यूपी कहते हैं, ये सारे स्टेट्स आते थे। पार्ट बी हैड 8 स्टेट एंड दीज वर former princely state governed by राज प्रमुख। पार्ट बी कंटेन 8 states: जम्मू एंड कश्मीर, सेंट्रल इंडिया, मैसूर प्रोविंस, पेप्सू राजस्थान, सौराष्ट्र एंड ट्रावरकोर कोचीन। पार्ट बी में 8 राज्य आते थे और ये 8 राज्य आपको बता ही दिए गए हैं कि नाम याद रख लीजिएगा: जम्मू कश्मीर, मध्य प्रांत, मैसूर प्रांत, पेप्सू राजस्थान, सौराष्ट्र और त्रावणकोर कोचीन। ये जो पूर्व रियासतें थी इन पर राज प्रमुख द्वारा शासन किया जाता था। और अब हम पार्ट सी के स्टेट देखेंगे। यहाँ 10 स्टेट्स बताए गए हैं। एक है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है कच्छ, तीसरा मणिपुर, त्रिपुरा, विंध्य प्रदेश, अजमेर, बिलासपुर, भोपाल, दुर्ग एंड दिल्ली। और पार्ट डी जो था उसमें सिर्फ एक स्टेट था जो था अंडमान एंड निकोबार। यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यही हो जाता है कि अगर हम स्टेट्स देखें कि ABCD करके डिवाइड थे, जहाँ पे ए में 9 स्टेट्स थे, बी में 8 स्टेट्स थे और सी में 10 स्टेट्स थे, लेकिन जो पार्ट डी है उसमें सिर्फ एक ही स्टेट कंटेन था, वो था अंडमान एंड निकोबार। फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑन द लैंग्वेज
basis. After independence, the demand for the formation of a state on the basis of language started gaining momentum. यहाँ ये बताया जा रहा है कि जैसी आज़ादी हुई तो देश में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए जो मांग उठ रही थी वो जोर पकड़ने लगी. धर कमीशन. When the demand for the formation of language-based states started, then the Indian National Congress formed a committee named Dhar Commission in 1948, whose chief chairman was S.K. Dhar, and its two other members were Jagat Narayan Lal and Panna Lal. This committee, while presenting its report, said that the formation of state on the basis of language is not good for the unity of the country, and he submitted its report to पंडित नेहरू. यहाँ बताया जा रहा है कि जब भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात शुरू हुई तो जो कांग्रेस सरकार थी उस समय उसने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था धर कमीशन, जो कि 1948 में गठित की गई थी. और इसमें टोटल 3 मेंबर थे. जो इनके चेयरमैन थे उनका नाम था S.K. धर, और जो बाकी 2 सदस्य थे उनका नाम था जगत नारायण लाल और पन्ना लाल. इस समिति ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर जो हम देश का अपने स्टेट का निर्माण करने की बात कर रहे हैं वो गलत है. इससे देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट नेहरू जी के सामने प्रस्तुत कर दी. JVP committee. After that, a new committee was formed in the same year 1948, whose name was JVP committee. This all the 3-member committee. First chairman was Jawaharlal Nehru, second Vallabh Bhai Patel और थर्ड पट्टाभी सीतारमैया. इसके बाद दोबारा एक कमेटी फॉर्म की गई 1948 में ही जिसका नाम था JVP कमेटी. इसके 3 सदस्य थे. एक थे जवाहरलाल नेहरू जी, दूसरे थे वल्लभ भाई पटेल और तीसरे थे पट्टाभी सीतारमैया जी. This committee was formed in the first meeting of Indian National Congress after independence in Jaipur, and this committee was headed by Pattabhi Sitaramaiah. This committee also said in its report that formation of a state on the basis of language is not suitable for the unity and integrity of the nation. ये जो रिपोर्ट थी मतलब ये जो कमेटी थी बेसिकली आज़ादी के बाद जो कांग्रेस की पहली मीटिंग हुई थी जयपुर में उस मीटिंग के दौरान बनाई गई थी. और ये जो मीटिंग थी इसको हेड करने वाले पट्टाभी सीतारमैया जी थे. और जब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो इन्होंने भी सेम वही बात कही कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना है वो देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, क्योंकि हम फिर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे. और उन्होंने भी इस चीज़ के लिए हामी नहीं भरी. विशालांध्र मूवमेंट. अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है ये यही है, इसके बारे में समझिए. इसकी वजह से ही बेसिकली जो हम यही एक कह सकते हैं बीज है जिसकी वजह से आज हमारे देश 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है. ड्यूरिंग दिस सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट 1920 महात्मा गांधी promised that if we get independence then we will make the states on the basis of language, because language is the most important thing. With the help of language we can connect टू ईच एंड अदर्स. यहाँ ये बताया जा रहा है कि जब 1920 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब गांधी जी ने जनता से शायद कह दिया था कि जब हम आज़ाद होंगे कि तो देश का जो देश में राज्यों का गठन हम करेंगे भाषा के आधार पर, तो आप सभी लोग मदद कीजिए और आज़ादी के लिए काम कीजिए. बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू पोस्टपोन matter. This decision of national leaders was challenged by local leaders and local people. तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद जो केंद्रीय सरकार थी, भारत सरकार थी, उसने इस बात पे थोड़ी ढील दे दी और ये जो इनका फैसला था वो स्थानीय नेताओं और स्थानीय लोगों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने इसको चुनौती देने का कार्य शुरू कर दिया. प्रोटेस्ट बिगेन मेनली इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस. जो प्रोटेस्ट था, जो विरोध था, वो मेनली मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में शुरू हुआ. विशालांध्र मूवमेंट स्टार्टेड एंड डिमांडिंग दी तेलुगु स्पीकिंग एरिया कॉल्ड आंध्र प्रदेश शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम मद्रास प्रोविंस. ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट ने डिमांड की कि जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है उसको एक अलग नाम दिया जाए आंध्र प्रदेश और उसे मद्रास प्रांत से अलग कर दिया जाए. रोल ऑफ पोट्टी श्री रामुलु, मतलब इनका नाम सबसे अलग देखा जाता है इस मूवमेंट में, जिन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक रोल अदा किया था. अ गांधीयन लीडर वेंट ऑन अ इन्फिनाइट फास्ट फॉर 19 अक्टूबर 1952 डिमांडिंग सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्रा. died during the fast after 56 days on 15 दिसंबर 1952. मतलब एक ये गांधीयन लीडर थे, ये 19 अक्टूबर 1952 को मतलब अनशन पर बैठ गए थे
और 56 दिन बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई थी अनशन के दौरान ही। इम्पैक्ट ऑफ पोट्टी श्रीरामुलु डेथ। The movement gathered momentum as a result of a central government vacillation. This caused greater unrest and resulted in a violent outburst in Andhra Pradesh. तो जो उनकी मौत हो गई थी एकदम, वो केंद्र सरकार की अस्थिरता, मतलब जो वो ढील दे रहे थे कि बाद में लैंग्वेज के बेस पे राज्य बनाएंगे, उसके खिलाफ जो आंदोलन चलाया गया था उसको गति दे दी और इससे भारी अशांति फैल गई और आंध्र प्रदेश में हिंसक विस्फोट होने शुरू हो गए। People in a large number took to the street. Many were injured or many lost their lives in police firing. In Madras, several legislatures resigned from their seats in protest. यहाँ ये बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, पुलिस वालों ने गोलीबारी भी की उनको रोकने के लिए, कईयों की जान चली गई और मद्रास के जो अधिकतर विधायक थे उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, मतलब अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। Finally, the Prime Minister announced the formation of a separate Andhra state in December 1952. On 1st October 1953, Telugu-speaking area were separated from a composite Madras Presidency and a new Andhra state formed on language basis. यहाँ बताया जा रहा है कि जब इतना ज़्यादा आंदोलन बढ़ने लग गया, बहुत ज़्यादा, तो प्रधानमंत्री जी ने 1952 में, बेसिकली उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने दिसंबर 1952 में यह घोषणा कर दी कि अब आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य का गठन किया जाएगा और 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी क्षेत्रों को समग्र मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया और एक नया राज्य भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। Conclusion. The most significant concern in the early year of India's independence that time was that the unity and integrity of India will be threatened from the demand of a different state on the basis of a language. It was felt that the linguistic demand of a formation of a new state of all the states will threaten India. But these type of incidents almost never happened in India, and our country has become more and more integrated and united. आज़ादी के शुरुआती समय में ये मतलब बात चल रही थी कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो देश की एकता और अखंडता को खतरा होगा, क्योंकि ये महसूस किया ही जा रहा था कि नए राज्य बनेंगे अलग अलग भाषा पर तो सब बंटते चले जाएंगे। लेकिन इस प्रकार की घटना कभी भारत में नहीं हुई और हम देख ही रहे हैं कि हमारा देश लगभग यूनाइट है और मिलजुल कर ही रह रहे हैं हम सभी। तो यहाँ आगे बताया गया है, एंड आफ्टर सम time the Telangana portion was added to the Andhra, and 1st November 1956 by a state reorganization act it was became a full-fledged state Andhra Pradesh। यहाँ हम बता रहे हैं कि जो तेलंगाना का थोड़ा सा एरिया था वो कुछ एरिया मतलब आंध्र प्रदेश में मिलाया गया और 1 नवंबर 1956 से जो राज्य पुनर्गठन आयोग, जो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, उसके द्वारा आंध्र प्रदेश को एक फुल फ्लैश स्टेट बना दिया गया। यहाँ बेसिकली अब तक हमने ये पढ़ा कि आज़ादी के बाद किस तरह से फॉर्मेशन हुआ, फॉर्मेशन की बात चली स्टेट ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेजेस। तो यहाँ हमने जाना कि सबसे पहले जो मूवमेंट चलाया गया विशालांध्र मूवमेंट चलाया गया, फिर हमने पोट्टी श्रीरामुलु जी का रोल पढ़ा कि उन्होंने किस तरह से भूमिका अदा की, और उसके बाद हमने जाना कि किस प्रकार आंध्र प्रदेश एक नया राज्य भाषा के आधार पर बना। तो इसके बाद हम अगले पार्ट में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि किस तरह से धीरे धीरे भाषा के आधार पर हमारे देश में राज्यों का गठन होता चला गया और कितने आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश किस तरह से भारत में आ गए हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल प्लीज़ फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल थिंग्स हैं, ज्ञानवर्धक चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फ्रेंड्स।